नमस्कार। पिछले वीडियो में हम महाकवि कालिदास के भारतीय साहित्य में योगदान के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने महाकवि कालिदास की 7 रचनाओं में से 2 खंड काव्यों जो कि गीति काव्य के रूप में लिखे गए हैं, ऋतु संहार और मेघदूतम, तथा 2 महाकाव्यों रघुवंशम और कुमार संभव के ऊपर है वो चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम महाकवि कालिदास के शेष 3 नाटकों मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर चर्चा करने के साथ साथ महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उनकी साहित्यिक विशेषताओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम महाकवि कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, मालविका अग्निमित्रम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है, यानी इसका जो विषय है वो इतिहास है, ऐतिहासिक नाटक है। और यह नाटक 5 अंकों में बटा हुआ है, यानी इस नाटक में 5 अंक हैं, यानी 5 भाग हैं। इस नाटक की जो कथा वस्तु है उसमें शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र तथा विदर्भ के जो शासक था माधव सेन, उसकी बहन मालविका के मध्य प्रणय संबंधों का उल्लेख मिलता है, यानी प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है। देखिए, हम पिछले टॉपिक में है वो शुंग वंश के ऊपर है वो पढ़कर आए हैं, फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष में हमने शुंग वंश के बारे में वो पढ़ा था, और वहाँ पर मैंने बार बार मालविका अग्निमित्रम नाटक का उल्लेख भी किया था। जब हम पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं तब इस नाटक मालविका अग्निमित्रम से है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस नाटक में शुंग वंश का जो संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उसके पुत्र अग्निमित्र तथा विदर्भ के शासक माधव सेन की बहन मालविका के मध्य प्रणय संबंधों यानी प्रेम संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसीलिए इस नाटक का नाम ही मालविका अग्निमित्रम रखा, मालविका अग्निमित्रम। देखिए, महाकवि कालिदास की यह जो रचना है वो नाट्य कला की दृष्टि से एक अत्यंत ही सुंदर और उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। साथ ही साथ इस नाटक से हमें इतिहास विषयक जो जानकारी है उसकी भी पुष्टि होती है। गार्गी संहिता, जिसमें शुंगों के शासनकाल में पश्चिमोत्तर में यवन आक्रमण का जो उल्लेख मिलता है उसकी पुष्टि इसी नाटक से होती है। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इस नाटक का अत्यंत ही महत्व है। महाकवि कालिदास का जो दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। देखिए, विक्रमोर्वशीयम भी एक प्रकार से महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक है जो कि एक पौराणिक कथा पर आधारित है। इस नाटक में ऋषि पुरूरवा और एक अप्सरा उर्वशी के मध्य प्रणय संबंधों का उल्लेख मिलता है, या प्रणय संबंधों का जो वर्णन है वो मिलता है। तथा यह जो कथा है मुख्य रूप से पुराणों पर आधारित है। साथ ही साथ इस नाटक में महाकवि कालिदास ने ऋषि पुरूरवा और अप्सरा उर्वशी के मध्य उद्दाम प्रेम, यानी कि एक प्रकार से स्वच्छंद जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, उद्दाम प्रेम का चित्रण जो है वो बड़ी ही मार्मिकता के साथ किया है, जो अपने आप में इस नाटक की एक प्रमुख विशिष्टता है।
महाकवि कालिदास का जो तीसरा और सबसे प्रमुख नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो महाकवि कालिदास का ही नहीं बल्कि समस्त संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में साहित्यिक विधाओं का जैसा उत्कृष्टतम और सजीव प्रयोग किया गया है वैसा संस्कृत के अन्यत्र किसी भी नाटक या रचना में उत्कृष्टतम प्रयोग नहीं मिलता। इसी कारण अभिज्ञान शाकुंतलम को न केवल महाकवि कालिदास का अपितु समस्त संस्कृत साहित्य का उत्कृष्टतम नाटक माना जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो कथा वस्तु है वो महाभारत पर आधारित है, अर्थात इसकी जो कथा है वो महाभारत से ली गई है। कालिदास द्वारा रचित यह नाटक 7 अंकों में बटा हुआ है। 7 अंकों के इस नाटक में हस्तिनापुर के शासक महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के मध्य प्रेम, उसके पश्चात वियोग और वियोग के पश्चात पुनर्मिलन की जो कथा है उसका अत्यंत ही सजीव वर्णन मिलता है। यद्यपि यह नाटक साहित्य की सभी विधाओं की दृष्टि से अपने आप में उत्कृष्टतम है, परंतु फिर भी इसमें जो श्रृंगार और करुणा रस का जैसा सुंदर निष्पादन हुआ है वैसा सुंदर निष्पादन अन्यत्र कोई कभी नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि अभिज्ञान जो शाकुंतलम है वो महाकवि कालिदास की 7 रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ और संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है वो माना जाता है। तो ये थी महाकवि कालिदास की 7 रचनाएं जिनके ऊपर हमने चर्चा की। हमारी चर्चा का जो अगला विषय है वो है महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी साहित्यिक विशेषताओं के ऊपर, यानी महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उनकी भारतीय साहित्यिक इतिहास में क्या क्या विशेषताएं हैं, या साहित्यिक दृष्टिकोण से महाकवि कालिदास की रचनाओं का जो महत्व है उसके ऊपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा का जो टॉपिक रहेगा वो है महाकवि कालिदास की रचनाओं की साहित्यिक विशेषताएं, यानी साहित्य में महाकवि कालिदास की रचनाओं की विशेषताएं क्या क्या है। हम साहित्य की सभी विधाओं, चाहे भाषा हो, चाहे भावशैली हो, चाहे छंदों का प्रयोग हो, चाहे अलंकारों का प्रयोग हो, चाहे रसों का निष्पादन हो, चाहे कथावस्तु से संबंधित हो या विभिन्न आदर्शों का निरूपण हो, साहित्य की समस्त विधाओं की दृष्टि से हम महाकवि कालिदास की सभी रचनाओं की साहित्य में विशेषताओं को जानने का प्रयास करें। देखिए, महाकवि कालिदास ने जितनी भी रचनाएं रची सभी में महाकवि कालिदास ने पौराणिक कथाओं को ही अपनी रचनाओं का आधार बनाया और पौराणिक कथाओं को ही अपनी रचनाओं का आधार बनाकर महाकवि कालिदास ने जिस उत्कृष्टता व परिपूर्णता के साथ साहित्य की विभिन्न विधाओं यानी कि भावशैली, भाषाशैली, रस, छंद, अलंकार का प्रयोग आदि का प्रयोग कर उन रचनाओं में जो नवीनता, सरलता, सहजता और लालित्य उत्पन्न किया, उन सभी विशेषताओं ने महाकवि को न केवल संस्कृत साहित्य का अपितु समस्त कवि कुल यानी कवियों का जो परिवार है, समस्त कवियों ने उन्हें सर्वोपरि गुरु बना दिया।
यही कारण है कि महाकवि को कवि कुल गुरु कहकर संबोधित किया जाता है। साहित्यिक दृष्टिकोण से महाकवि की जो विभिन्न रचनाएं हैं उनमें अनेक विशेषताएं हैं, वो दृष्टिगोचर होती हैं। सबसे पहले हम भाषा योजना की दृष्टिकोण से, जो कि एक साहित्य की विधा है, भाषा शैली या भाषा योजना के दृष्टिकोण से हम महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उनकी विशिष्टताओं को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, महाकवि कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं वे सभी रचनाएं भाषा और शैली की दृष्टि से अत्यंत ही परिष्कृत दिखाई देती है। यानी महाकवि कालिदास की सभी रचनाओं में भाषा का जो प्रयोग है, एक एक शब्द का प्रयोग है, वो चुन चुन कर किया गया है। कहीं पर भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। परिष्कृत शब्द का अर्थ अपने आप में एक एक शब्द चुनकर प्रयोग करने से। महाकवि कालिदास ने किसी भी विषय का वर्णन करने में न तो भाषा में कहीं शिथिलता दिखाई है और न ही कहीं सरसता का अभाव दिखाई देता है। यानी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने वो अपनी रचनाओं में किया है कि न तो कहीं शिथिलता दिखाई देती है और न ही कहीं सरसता का अभाव। यही कारण है कि महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उनमें अविरल गति से बहती हुई नदी के समान भाषा शैली का प्रवाह दिखाई देता है। यानी कि महाकवि कालिदास ने एक प्रकार से अपनी रचनाओं में अत्यंत ही परिष्कृत भाषा शैली का प्रयोग किया है। कहीं पर भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में जो भाषा शैली है वो एक प्रकार से, भाषा की जो शैली है या जो भाषा योजना है, एक प्रकार से अविरल यानी समान गति से बहती हुई नदी के समान उनकी भाषा शैली है वो दिखाई देती है। तथा महाकवि कालिदास के समूचा जो साहित्य है, समूचे साहित्य में कहीं पर भी भाषा शैली या भाषा योजना की दृष्टि से कहीं पर भी अनावश्यक और अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में या सामान्य शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की जो रचनाएं हैं उनमें महाकवि ने अत्यंत ही सरल, सरस, स्वाभाविक और सुंदर भाषा शैली का प्रयोग किया है, जिसमें कहीं पर भी कलिष्टता या कृत्रिमता, यानी कलिष्टता का मतलब कठिन शब्दों में कलिष्टता या कृत्रिमता दिखाई नहीं देती। सरसता और सजीवता दिखाई देती है, बिल्कुल सजीव वर्णन किया है। भाषा का जो माधुर्य है, भाषा की कोमलता, सुंदर वाक्य विन्यास और भावों के अनुकूल शब्दों का चयन ही महाकवि कालिदास के साहित्य की प्रमुख विशेषता है। महाकवि कालिदास की रचनाओं के साहित्य में जो दूसरी विशेषता दिखाई देती है वो है छंद योजना। देखिए, महाकवि कालिदास ने अपनी रचनाओं में जिस उत्कृष्ट छंद योजना का प्रयोग किया है वो अपने आप में न केवल संस्कृत साहित्य बल्कि संपूर्ण साहित्यिक जगत में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। महाकवि कालिदास जो है वो छंद रचना में भी अत्यंत सिद्धहस्त महाकवि कालिदास ने अपने विभिन्न काव्यों और नाटकों में घटना के अनुरूप रस, रस के अनुरूप भावों और भावों के अनुरूप ही छंदों का प्रयोग किया है।
जिसके कारण इसी के कारण उनकी भाषा जो शैली है उस भाषा शैली में एक निरंतर प्रवाह दिखाई देता है। यानी उन्होंने घटना, रस, भावों और छंदों और अलंकारों का जो प्रयोग किया है वो एक प्रकार से सभी के मध्य एक सुंदर तारतम्य उत्पन्न करते हुए सभी का प्रयोग किया है। यही कारण है कि उनकी भाषा शैली में कहीं पर भी अवरोध दिखाई नहीं देता और भाषा के अनुरूप शैली, घटना के और रस और भाव के अनुरूप ही उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है, जिसके कारण उनके विचारों में, उनकी रचनाओं में प्रवाह आने के साथ साथ एक प्रकार से छंद, रस, भाषा शैली, घटना और जो भाव है उनमें एक प्रकार से अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। महाकवि कालिदास के साहित्यिक रचनाओं की जो तीसरी विशेषता दिखाई देती है, जो कि अपने आप में सर्वोत्कृष्ट कही जा सकती है, वो है नीरस विषयों में सरसता। देखिए, यही महाकवि कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता थी। महाकवि कालिदास ने नीरस विषयों में भी रस उत्पन्न कर डाला। अगर हम मोटे तौर पर बात करें, हम सब जानते हैं, जिसके ऊपर हम पीछे चर्चा भी कर चुके हैं, कि महाकवि कालिदास ने अभी अपनी अधिकांश जो रचनाएं हैं उन रचनाओं का विषय जो है वो पौराणिक कथाओं को बनाया, यानी इतिहास विषय को उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार बनाया, विषय वस्तु ऐतिहासिक विषयों से ली। और साहित्यिक जगत में यह एक प्रकार से माना जाता है कि इतिहास में किसी भी प्रकार का काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जबकि महाकवि कालिदास ने अपनी अद्वितीय कल्पना शक्ति और साहित्य की विभिन्न विधाओं का उत्कृष्टतम प्रयोग करते हुए उन ऐतिहासिक विषयों में भी रस उत्पन्न कर डाला। न केवल रस उत्पन्न कर डाला, बल्कि संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं की रचना कर डाली। यही महाकवि कालिदास की सबसे बड़ी विशेषता है। उनकी रचनाओं की जो तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है, नीरस विषयों में सरसता। देखिए, महाकवि कालिदास ने अपनी अनुपम यानी अद्वितीय जो कल्पना शक्ति थी, उस कल्पना शक्ति और काव्य प्रतिभा के बल पर, कल्पना शक्ति यानी उन्होंने ऐसी ऐसी कल्पनाएं कर डाली और उनका ऐसा सजीव काव्य जो क्या बोलते हैं साहित्यिक जो विधाएं हैं, उन साहित्यिक विधाओं का उत्कृष्टतम प्रयोग करते हुए नीरस से नीरस और शुष्क विषयों में भी कलात्मक सौंदर्य और सरसता उत्पन्न कर डाला। अर्थात महाकवि कालिदास ने अपनी कल्पना शक्ति, अद्वितीय कल्पना शक्ति और काव्य प्रतिभा से नीरस और शुष्क माने जाने वाले विषयों में भी कलात्मक सौंदर्य और सरसता उत्पन्न कर दिया। वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि विषय जिन्हें अन्य कवि और साहित्यकार नीरस समझते रहे, वह भी कालिदास की लेखनी से है वो अत्यंत सरस और आकर्षक है वो बन गए। यानी कि इतिहास है, पुराण है, वेद है, दर्शन है, जैसे विषयों को कवि और जो साहित्यकार है वो नीरस मानते हैं। और ऐसे नीरस विषय भी महाकवि कालिदास की लेखनी से अत्यंत ही आकर्षक और सरस बन गए। जैसे कि महाकवि कालिदास ने ऋतु संहार में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन, क्या ग्रीष्म ऋतु में कोई सौंदर्य होता है? क्या ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते समय सौंदर्य उत्पन्न किया जा सकता है? इसके बावजूद महाकवि कालिदास ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते समय उसमें ग्रीष्म ऋतु के तपते हुए दिनों में जो ठूंठ वृक्ष और जंगली झड़बेरियां थी, उन जंगली झड़बेरियों का वर्णन करने में जो काव्य सौंदर्य ढूंढ निकाला, वह अपने आप में अत्यंत ही रोचक बन पड़ा है। शेष अगली विशेषताओं का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।